नमस्कार, हेलो हिंदी बोध चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप यह जो पेपर देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2019 का है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न एक जो है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, नहीं ये नहीं पूछा गया। देखो यहाँ पे नहीं पे अंडरलाइन भी किया हुआ है कि आपको ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आपके पास पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं या फिर आप गूगल से ले सकते हैं, तो देखिए पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो नेक्स्ट एग्जाम में आ जाएंगे। यानी 4-5 नंबर अगर 3-4 साल के आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। देखिए लिंग से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लिंग का टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ, दृश्य रूप से बाधित अर्थात जो देख नहीं पाते हैं, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, तो जिनको दिखाई नहीं देता वो क्या करें, उनके लिए क्या किया जाएगा कि हम स्पष्ट रूप से बोलें ताकि वो अच्छे से सुन सकें, और जो वो लोग छूकर महसूस करें वैसे चीज़ों को अधिक प्रयोग करना अर्थात उनका ज़्यादा यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 6, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षा योजना, यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं की मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी है। यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, तो सृजनात्मक बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए नहीं हो सकता है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, इसलिए नहीं के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन 3 राइट होगा। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि डैश के। देखिए यहाँ पे अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, देखिए बच्चों को यहाँ पे किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम लक्ष्य अर्थात वो क्या सीखना चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सिखाना है उनको ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये प्रदर्शन लक्ष्य, क्योंकि कुछ भी सीखना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो सीखने के लिए ही करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो यहाँ मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ऑप्शन 3 राइट है। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्यों है, क्योंकि उसे मोटिवेशन दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। जब उसे अंक मिल रहा है या कोई चीज़ मिल रही है तब वो कोई काम कर रहा है।
तो ये क्या हुआ, बाह्य अभिप्रेरणा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्चा, ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 राइट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अर्थात चारों ही। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना अर्थात टाइम टेबल। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। हम उम्र साथी को समझना और स्वयं से प्रश्न करना। ठीक है, देखिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी साइड के क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनका भी सेम आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 17, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना अर्थात उनका सपोर्ट करना और उन पर निगरानी करना अर्थात उन पर नज़र रखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनको उस टाइम पे सजेस्ट करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों की गलतियों एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोविज्ञान संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? स्कीमा। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है पियाजे, और पियाजे से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इनके टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो सुरक्षित रखने की योग्यता। यहाँ ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, जिन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ऑप्शन 3 राइट है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो यहाँ ऑप्शन 2 राइट है, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन 2 राइट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। बच्चे की क्षमताओं
संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट है, ये तीनों ही सही है, ऊपर वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट है, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। देखिए, सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया शुरुआत ही परिवार और पास पड़ोस से होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चा विद्यालय जाता है और फिर मीडिया। तो ये सभी ही समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।